गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 3 बुद्धि के विषय में चला रही हूँ। उसके सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बुद्धि की कोई भी एक व्याख्या लिखकर उसके स्वरूप को समझाइए। ठीक है, बुद्धि की कोई भी व्याख्या देकर उसके स्वरूप को समझाइए। तो सबसे पहले अपने बुद्धि के विषय में जानेंगे। तो बुद्धि है, ये अपने जानते हैं कि सबकी बुद्धि, जैसे नॉर्मली देखने जाए तो सबकी बुद्धि मापन की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, यानी सबकी बुद्धि का विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा 89 में, ठीक है 1879 में, यानी 1879 में जर्मन मनोवैज्ञानिक ने एबिंगहॉस ने सर्वप्रथम किसकी बुद्धि की व्याख्या देने का प्रयास किया था? किसने? एबिंगहॉस नाम के मनोवैज्ञानिक। किसमें? 1879 में। उन्होंने बुद्धि शब्द किस पर से लिया था? बुद्धि शब्द संस्कृत शब्द से लिया था। बुद्धि शब्द किस धातु पे लिया है? बुद्ध धातु पे। ठीक है, बुद्ध धातु में से लिखा है। अब बुद्ध अर्थात क्या? तो बुद्ध अर्थात समझना, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, बुद्धि को अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट। लैटिन भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? इंटेलिगियर। इंटेलिगियर अर्थात समझना। ठीक है, बुद्धि बुद्ध धातु से ली गई है। बुद्ध अर्थात क्या? बुद्ध को क्या अपने समझते हैं? समझना या ज्ञान प्राप्त करना। और अंग्रेजी में अपने बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट लैटिन भाषा में उसको इंटेलिगियर कहते हैं। इंटेलिगियर अर्थात समझना। अब आगे अनेक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा दी है। तो जिसमें अपने बुद्धि की व्याख्या नहीं तो परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी है? नहीं तो इसमें से अपने कुछ मनोवैज्ञानिक की परिभाषा लेते हैं, जैसे बीने एवं साइमन ने 1904 में इसकी परिभाषा दी थी। तो उन्होंने क्या बताया था? बुद्धि अर्थात अच्छी तरह समझने योग्य रूप से निर्णय लेने एवं तर्क करने की शक्ति। ठीक है, बुद्धि अर्थात क्या? अच्छी तरह से समझना, यानी कोई भी वस्तु है अगर हम समझ सीखते हैं तो उसको अच्छी तरह से समझते हैं, फिर उसका योग्य रूप से निर्णय लेते हैं, उसके ऊपर तर्क करते हैं। उसकी शक्ति को क्या कहते हैं? हम बुद्धि कहते हैं। इसके बाद टर्मन ने इसकी परिभाषा दी 1916 में। तो टर्मन ने बुद्धि के विषय में क्या बताया? व्यक्ति जितनी मात्रा में अमूर्त रूप से विचार करने की शक्ति रखता है उतनी मात्रा में वो बुद्धिमान होता है। अमूर्त रूप से मूर्त रूप से मूर्त रूप से दिखाई देने वाला, अमूर्त रूप से यानी तर्क शक्ति। ठीक है, अमूर्त रूप से यानी नहीं दिखाई देने वाले डिसीजन जो करता है, जो विचारता है, उससे वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनता है। ये किसने परिभाषा दी थी? टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने परिभाषा दी। इसके अलावा स्पीयरमैन ने, जेपी दास ने, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने ये बुद्धि की परिभाषा दी है। ठीक है, इसके बाद अपने आएंगे बुद्धि के स्वरूप। ठीक है, बुद्धि के स्वरूप। तो बुद्धि के स्वरूप में सबसे पहले कौन सा होगा? जैसे ये व्याख्याएं दी है अनेक मनोवैज्ञानिक, उसके आधार पर बुद्धि के स्वरूप निश्चित किए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या है? विभिन्न बोधात्मक मानसिक शक्तियों का जोड़। विभिन्न बोधात्मक मानसिक शक्तियों का जोड़, यानी हम जो भी विचारते हैं उसका जोड़ को क्या बोलते हैं? बुद्धि कहते हैं। वो बुद्धि के स्वरूप में आता है। जैसे बोधात्मक, तो बोधात्मक एक क्या है? मानसिक क्षमता है या शक्तियों का जोड़ है। जो बोधात्मक प्रक्रिया है वो क्या? एक मानसिक क्षमता है और शक्तियों का जोड़ है। और उसमें क्या क्या जोड़ होता है? जैसे अपने कोई तर्क करते हैं, विचारणा करते हैं, कल्पना करते हैं, निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने की क्षमता, ये सब क्या है? बुद्धि के पहलू हैं। ठीक है, ये एक के बाद जुड़ते हैं। तो ये सब क्या है? बुद्धि के पहलू देखने को मिलते हैं और ये सब एक के बाद एक जुड़ते हैं। तो बुद्धि क्या है? समग्रलक्षी मानसिक शक्ति है। बुद्धि क्या है? समग्रलक्षी मानसिक शक्ति है। दूसरा अपने लेते हैं अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता। ये ऊपर की अपने परिभाषा में देख चुके हैं। अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता, यानी मूर्त रूप से जो दिखाई देते हैं वो तो ठीक, पर जो नहीं दिखाई देते हैं वो। तो अमूर्त तर्क में ऐसी मानसिक क्षमता होती है। ठीक है, अमूर्त तर्क में ऐसी मानसिक क्षमता होती है जिसकी मदद से व्यक्ति शाब्दिक, गाणितिक, वैज्ञानिक नियमों को समझता है। यानी एक फॉर्मूला दे देते, उसके ऊपर से आप पूरा सम कर जाते हो, तो क्या करते हो? आप तर्क करते हो। ठीक है, तो वो शाब्दिक, गाणितिक और वैज्ञानिक नियमों को क्या करता है? समझता है। ठीक है, न्याय, प्रामाणिकता, सज्जनता को मूर्त या आकृति में दर्शाया नहीं जा सकता है।
ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा ये न्यायप्रिय इंसान है, ये प्रामाणिक है, ठीक है, ये सज्जन व्यक्ति है, तो उसका आप रूबरू नहीं दे सकते, मूर्त रूप में नहीं दे सकते। किस में दे सकते हो? अमूर्त रूप में, यानी हम उसको कुछ आकृति से दर्शा नहीं सकते, मूर्त या आकृति से दर्शा नहीं सकते हैं। तो अमूर्त रूप में जो तर्क की क्षमता होती है वो उसका स्वरूप है। तीसरा क्या है? समस्या का हल प्राप्त करने की क्षमता, ठीक है। समस्या, हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उसको हल प्राप्त करने की क्षमता होती है किसमें? बुद्धि में, ठीक है। तो बुद्धि क्या है? व्यक्ति के अंतर्दृष्टि की मदद से समस्या का हल करती है। यानी बुद्धि है वो कैसी? एक ऐसी बोधात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, जो व्यक्ति के अंतर्गत की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उसका हल करने में मदद करती है, ठीक है। अब वो किस तरीके से हल कर सकते हैं? तो अपने पूर्व अनुभव होते हैं, ठीक है, वो हमारे लाभ देते हैं। कोई भी समस्या का हल होता है तो पूर्व हमारा, जैसे अभी कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, एक बार एक रोड पर चल रहा है और चलते चलते जैसे नहीं ध्यान देता है तो गिर जाता है। तो उसको एक बार अनुभव हो गया तो वो क्या करेगा? दूसरी बार संभल कर चलेगा, ध्यान रखेगा। तो वो अनुभव क्या होते? उसको लाभ देते किस में? समस्या के हल में, ठीक है। अभ्यास हुआ, तालीम हुआ और अनुभव भी इसको प्रभावशाली बनाते हैं। यानी हम लोग अभ्यास लेते हैं, तालीम लेते हैं और इसके बाद भी काफ़ी अनुभव, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो वो समस्या के हल में क्या करते हैं? मदद करते हैं। जो अनुभव है वो, इस तरीके से समस्या का हल प्राप्त करना ये एक बुद्धि का स्वरूप है। चौथा क्या है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने और निर्णय लेने की क्षमता। यानी हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्या करते हैं? किसी उद्देश्य से करते हैं। कोई उद्देश्य होता है तो वो क्रिया हम पूर्ण करते हैं और उसमें हमको निर्णय भी लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे व्यक्ति का उद्देश्यपूर्ण क्रिया, ठीक है, यानी बोधात्मक प्रक्रिया करते हैं तो उसमें व्यक्ति क्या करता है? कोई भी कार्य चालू करता है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य निश्चित होता है, ठीक है, वो किसी उद्देश्य से वो क्रिया करता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है? वास्तविक ध्येय, परिस्थिति, योग रूप, अर्धघटन, प्रभावशाली तर्क, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो जो उद्देश्य से करता है तो उसका उसमें वास्तविक ध्येय होता है। फिर परिस्थिति के योग रूप है या नहीं है उसका वो होता है। फिर परिस्थिति कैसी, उसका अर्थघटन करता है, ठीक है, उसको प्रभावशाली तर्क देता है कि किस तरीके से मैं इसको पूर्ण कर सकता हूँ, निर्णय लेता है, इस तरीके से वो पूर्ण करता है। फिर विशिष्ट कार्य करने और निर्णय लेने में, ठीक है, तो बुद्धि क्या करती है? विशिष्ट कार्य करने के लिए, जैसे उद्देश्य उसको पूर्ण करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, तो विशिष्ट कार्य करने के लिए, उसका निर्णय लेने के लिए हमको बुद्धि मदद रूप होती है। तो बुद्धि के एक स्वरूप में ये भी आता है। फिर पांचवा क्या आएगा? पर्यावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करने की क्षमता, ठीक है, यानी हम जानते हैं कि पर्यावरण के साथ हमको हमेशा समायोजन करना पड़ता है या उसके अनुकूल ढलना पड़ता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। तो पर्यावरण के साथ समायोजन अनुकरण करने में बौद्धिक प्रक्रिया नहीं तो बुद्धि क्या होती है? सहायक होती है, ठीक है। पर्यावरण में नई नई परिस्थितियाँ आती हैं, ठीक है, अच्छी परिस्थितियाँ भी आती हैं, खराब परिस्थितियाँ आती हैं, तो नई नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने के लिए बुद्धि क्या होती है? मदद रूप होती है। यानी पर्यावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करने में बुद्धि सहायक रूप होती है, तो वो भी एक उसके स्वरूप में आता है। ये बुद्धि के स्वरूप के अलावा हम एक और विषय में समझेंगे, पर सबसे पहले बुद्धि के स्वरूप कौन कौन से हैं उसके विषय में जान लेंगे। तो पहला क्या है? जैसे बुद्धि की व्याख्या समझाई गई है, उसके बाद बुद्धि का पहला स्वरूप। तो बुद्धि का पहला स्वरूप क्या है? विभिन्न बोधात्मक मानसिक शक्तियों का जोड़। दूसरा क्या है? अमूर्त रूप से तर्क करने की क्षमता, ठीक है। तीसरा क्या है? समस्या का हल प्राप्त करने की क्षमता। चौथा क्या है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने और निर्णय लेने की क्षमता। पांचवा क्या है? पर्यावरण के साथ समायोजन या अनुकूलन करने की क्षमता। ये सब क्या है? बुद्धि के स्वरूप। इसके अलावा हम बुद्धि का सामान्य संभावना का आलेख देखेंगे, यानी सबकी बुद्धि की क्षमता कैसी है, मापन शक्ति अलग अलग है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? एक आलेख बनाया है, ठीक है। तो वो आलेख 1912 में विलियम स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसका सूत्र दिया था। कब? 1912 में, ठीक है। विलियम स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले उसका सूत्र दिया था। तो सूत्र क्या दिया था? बुद्धि लब्धि यानी IQ, ठीक है, IQ। तो IQ का सूत्र क्या है? मानसिक आयु
बट्टे में शारीरिक आयु गुण्या 100, मानसिक आयु है जो, फिर शारीरिक आयु जो, वो दोनों का करके अपने गुणाकार 100 करते हैं। इस तरीके से इसके सूत्र से बताया गया था और सॉल्यूशन लाते हैं। इसका मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे है विभाजन सर्वप्रथम टर्मन ने दर्शाया। ठीक है, अब इसका सूत्र सबसे पहले किसने बताया था? विलियम स्टर्न ने। और विभाजन किसने समझाया था? टर्मन ने। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। सूत्र किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। और विभाजन किसने समझाया? टर्मन ने। ठीक है, अब बुद्धि लब्धि का प्रमाण जाना जा सकता है कि कितना प्रमाण है, किसके आधार पर ये ऊपर सूत्र दिया है उसके आधार पर। अब ये जो आलेख अपने बनाते हैं वो कैसा होता है? घंटाकार स्वरूप का होता है। घंटाकार यानी ऐसे स्वरूप का होता है। ठीक है, अब सामान्य बुद्धि क्षमता यानी सामान्य व्यक्ति होती है उसकी बुद्धि की क्षमता कितनी होती है? 90 से 110 IQ होती है, जो विश्व के लोगों में 50% लोगों में देखने को मिलती है। कितनी? 50% लोगों में देखने को मिलती है। और मनोदुर्बलता, ठीक है, मनोदुर्बलता या मानसिक रूप से विकलांग होते हैं या अति तेजस्वी होते हैं, उनकी बुद्धि क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है? 2.2% होती है। अगर 110 से ज़्यादा, 110 या 130 से ज़्यादा IQ जाता है तो क्या होता है? बुद्धि तेजस्वी यानी अति तेजस्वी विद्यार्थी होता है, नहीं तो व्यक्ति होता है। और अगर 90 से कम होता है तो वो मनोदुर्बल व्यक्ति होता है। यानी सामान्य बुद्धि कितने? 90 से 110 जो सामान्य व्यक्तियों में देखने को मिलती है, जो 50% होती है। और मनोदुर्बलता मानसिक रूप से विकलांग होते हैं और अति तेजस्वी होते हैं, वो बुद्धि क्षमता रखने वाले कितने लोग हैं? 2.2% लोग हैं। यहाँ इसका आलेख कंप्लीट होता है। अस्तु।